हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है ना। मतलब कभी भी हम जब सहसंयोजी बंध बनाएंगे तो सहसंयोजी बंध में क्या होता है, सहसंयोजी बंध में देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पर देखते हैं HCl H और यहाँ पर देखते हैं अपन Cl। आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाहरी कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब यहाँ पर क्या करते हैं, साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का और एक बंध बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन की तरफ क्या होंगे, ज़्यादा विस्थापित होंगे। क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है वो बढ़ता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज़्यादा है। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। मतलब जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इन दोनों परमाणुओं के बीच वो किसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे? क्लोरीन की तरफ। मतलब यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो जो पदार्थ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है उसके ऊपर आ जाता है माइनस का आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स दान करता है उस पर आता है प्लस का आवेश, है ना। आवर्त में बाएं से, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे यहाँ पर और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम जानेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता का मान किस टाइप से बढ़ता है। हम यहाँ पर एक ही आवर्तक के मतलब दूसरे आवर्तक के कुछ तत्वों को लेते हैं, जैसे बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। बेरिलियम का नंबर होता है 4, बोरान का नंबर होता है 5, कार्बन होता है 6 और नाइट्रोजन होता है 7। अब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। देखो 1s2 2s2, इसके पास 1s2 2s2 और 2p1, 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 और 2p3। अब देखो इसके पास कितने कोष है? 2 कोष है, बिल्कुल है। इसके पास कितने कोष है? 2 कोष है। इनके पास कितने? 2 कोष है। इसके पास भी कितने? 2 कोष है। जब सभी परमाणुओं के पास 2 कोष होंगे तो क्या होगा? अब इसके पास प्रोटॉन्स कितने? तो जितना उसका परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इसके पास 4, तो यहाँ पर होंगे 4 प्रोटॉन, यहाँ पर 5 प्रोटॉन्स होंगे और यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6, और यहाँ पर होंगे 7 प्रोटॉन्स। बट यहाँ पर प्रोटॉन्स जो है वो अलग अलग है, और प्रोटॉन्स जिस भी नाभिक के अंदर ज़्यादा होते हैं उसका नाभिक के आवेश क्या होता है? उतना ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके पास 7 प्रोटॉन्स, और ये 7 प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम कह सकते हैं किसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा है? नाइट्रोजन के पास। मतलब नाइट्रोजन का नाभिक की आवेश क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसलिए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी? फिर किसकी होगी? कार्बन की होगी। फिर उसके बाद, क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, फिर होगी बोरान्स की होगी, और फिर बोरान के बाद होगी बेरिलियम की होगी। इसी प्रकार से क्या होगा? आवर्त में बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा क्यों है? इन चारों की कंपेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इसलिए विद्युत ऋणी होगा क्योंकि उसके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 7, और 7 प्रोटॉन्स इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं। थैंक यू।